गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस में स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट। आज एनवायरनमेंट का मेरा आज पहला लेक्चर होगा। आप लोगों को ये बता दूं, एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है आपकी जीएस के मतलब से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का या यूपीएसआई का कोई सा भी एग्जाम हो, जीएस के अंतर्गत एनवायरनमेंट का जो भी एमएसक्यू यानी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वह सब कवर किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका थ्योरेटिकल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वह भी मैं इसके अंदर कवर कराऊंगा। चलिए, एनवायरनमेंट के अंतर्गत आज शुरुआत करने जा रहे हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम। आप लोगों की सिलेबस के अंतर्गत पहली यूनिट भी है ये। चलिए, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी देखिए, इकोलॉजी को जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। जस्ट यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है। वायुमंडल को देखते ही क्या है, देखिए हमारे चारों ओर क्या है, या पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का एक आवरण है। क्या है? गैसों का एक आवरण। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक वायु की बॉडी है, पूरी एक वायु की बॉडी है। तो उस द कवर बॉडी ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर के बाद आपका आता है, देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है। देखिए क्या क्या एटमॉस्फेयर, एक्चुअली जीएस में कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है 78%। 78% वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए 78% की मात्रा वायुमंडल कांस्टेंट कैसे बनी हुई है? क्यों इसको कम नहीं हो पाती, क्यों ज्यादा नहीं हो पाती? 19-20 फर्क पड़ सकता है लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक मेन रीजन ये है, कुछ बैक्टीरिया रहे, कुछ प्लांट्स रहे जो एब्जॉर्ब भी करते हैं इसको, नाइट्रोजन गैस को, और कुछ प्रोड्यूस भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दलहन का पौधा, दलहन का पौधा जो होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन को। किसको करता है? नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया है, जैसे बीजीए बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सब क्या है आपके, इसको प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण इसमें कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आपकी जो गैस है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल कितनी है? 22%। 21 से 22% है वायुमंडल में। यदि ये आप लोग जानते होंगे, यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए, क्या हो जाए, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण प्रोसेस बहुत ज्यादा होने लगेगा। और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या होगा? आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्गन गैस। आर्गन गैस वायुमंडल में कितनी है? 0.009%। कितनी है? 0.009%। यानी कि देखिए आर्गन गैस कब प्रोड्यूस होती है? आप लोग देखते हो वायुमंडल में, आकाश में देखते होगे, जब बादल गरजते हैं या बादल आपस में टकराते हैं और बिजली चमकती है, यानी बादल आपस में टकराते हैं और बिजली चमकती है, तो उस दौरान जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है? आपकी आर्गन गैस होती है। कौन सी होती है? आर्गन गैस। ठीक है, अब देखिए CO2 गैस। CO2 गैस की जो परसेंटेज है इस वक्त 0.003%। कितनी है?
0.003%। 1901 ईस्वी में, जस्ट पर मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है क्लियर आ रहा है। ठीक है 1901 ईस्वी में ये वायुमंडल में कितनी थी? 0.0003%। ठीक है ठीक। लेकिन जिस स्पीड के साथ ये गैस लगातार बढ़ रही है, तो इसकी मात्रा 2035 तक 2035 तक कितनी संभावना है इसकी? 1%। ठीक है, तो वायुमंडल में कितनी हो जाएगी? ये 1% हो जाएगी। आप लोग ये देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा जो आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, वो इसका मोस्टली रीजन क्या है आपको मालूम होना चाहिए? CO2 गैस। वायुमंडल में जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके अतिरिक्त मौसम में लगातार परिवर्तन आप लोग देखते होंगे। मौसम के अनुसार कभी देखते हो कि सर्दियां अचानक आ जाती हैं, है ना? कभी देखते हो आप गर्मी के मौसम में भी सर्दी होने लगती है, यानी सर्दी के मौसम में बारिश भी हो रही है और गर्मी के मौसम में अचानक ठंड हो रही है। या समय से पहले कई बार होती है सर्दी आ जाती है, और कई बार सर्दियां लंबी भी चलती हैं, और कई बार बरसात कम होती है। ये सब क्या है? वायुमंडल में लगातार इसका चेंजिंग होना, यानी मौसम का लगातार चेंजिंग होना, समय की अवधि का निश्चित ना होना, ये सब क्या है? किसके कारण होना है? इन्हीं के कारण। CO2 है। इसके बाद आपका आता है जल वाष्प। कुछ अक्रिय गैसें भी वायुमंडल में, अक्रिय इनएक्टिव गैस, अक्रिय गैसेस है। हीलियम, नियोन, रेडॉन, जीनोन, ये सब गैसेस क्या? अक्रिय गैस। वायुमंडल में कुछ अक्रिय गैस भी पाई जाती है ना? इसके बाद जल वाष्प। पृथ्वी की निचली सतह पर लगभग 90% जल वाष्प पाया जाता है। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी की निचली सतह पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी की निचली सतह पर लगभग 90% जल वाष्प पाया जाता है, यानी वाटर वेपर 90% पाया जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में कोहरा, फॉग जिसको बोलते हैं, पाला, ये सब क्या है? जल वाष्प है। क्या है? जल वाष्प। इसके बाद धूल कण, डस्ट पार्टिकल जिसको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल। वायुमंडल में आप लोग देखते होंगे कि क्या है? डस्ट पार्टिकल ही पाए जाते हैं। यदि वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण नहीं है, तो बादलों का निर्माण भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो बादल के लिए वायु संघनित होती है वो किसके कारण होती? किस पे होती? धूल। ये देखिए पहले समझिए, ये धूल के पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है, ये धूल के पार्टिकल है। इसी धूल के चारों ओर हवा चिपकती है, और जैसे जैसे इसका आकार बड़ा होता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे इनका आकार बड़ा होता जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है इनका आकार, तो कंडेंसेशन प्रोसेस, संघनन प्रोसेस के अंतर्गत ये क्या? बादलों का निर्माण करते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कि बादलों का निर्माण कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक जो भी जब कवर करेंगे उसको। ये धूल कण है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के बाद पर्यावरण। एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट, ठीक है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। किससे? परि प्लस आवरण। यानी कि हमारे चारों ओर एक आवरण है। क्या है? आवरण, ठीक है। हमारे चारों ओर क्या पाए जाते हैं? जैविक और अजैविक घटक। यानी हमारे चारों ओर जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, एनवायरनमेंट। यानी हमारे चारों ओर जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। देखिए पहले समझ लो जैविक क्या होते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट कोई भी जीव, जंतु, प्राणी, पौधा, ये सब क्या है? मानव प्राणी के अंतर्गत आ गया। जीव, जंतु, प्राणी, पौधा या मानव, ये सब क्या है आपका? बायोटिक कंपोनेंट, यानी जैविक घटक। इसके बाद अजैविक, एबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट में कौन सा हो गया? देखिए पहले देखिए मृदा, ठीक है, जलवायु, सनलाइट, ये सब क्या है? गैसेस, मृदा, जलवायु, सनलाइट, गैसेस, ये सब क्या है? अजैविक कंपोनेंट। कौन सी है? अजैविक, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब अपने चारों ओर जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टडी करते हैं हम लोग, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी समझ लीजिए पहले क्या होता है इकोलॉजी। देखिए कोई भी प्राणी हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मानव हो, ठीक है, उसको जिंदा रहने के लिए या अपने जीवन की को बनाए रखने के लिए अजैविक घटक या वातावरण के साथ कुछ ना कुछ अंतःक्रिया करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कुछ ना कुछ अंतःक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति जिसको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए या जीवन को बचाए रखने के लिए अजैविक घटकों के साथ या वातावरण के साथ कुछ ना कुछ अंतःक्रिया करनी पड़ती है। तो इसी से एक डेफिनेशन बना लीजिए आप, प्राणी या पौधे या जीव जंतु और उनके वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोलॉजी कहते हैं। कोई प्राणी, जीव जंतु और वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं।
दूसरी एक और बना सकते हो आप आराम से, प्राणी जैसे जीव जंतु अथवा पौधे व अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी कितनी प्रकार की होती है, देखिए टाइप्स ऑफ द इकोलॉजी। अब इकोलॉजी डेफिनेशन होगी, इकोलॉजी संकल्पना किसने दी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इकोलॉजी संकल्पना किसके द्वारा दी गई है ना। अर्नेस्ट हैकेल, जे प्राणी विज्ञान शास्त्री थे, अर्नेस्ट हैकेल। यानी कि पारिस्थितिकी संकल्पना जो दी प्राणी विज्ञान शास्त्री थे अर्नेस्ट हैकेल, इनके द्वारा इकोलॉजी संकल्पना दी गई। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ द इकोलॉजी देख लीजिए। टाइप्स ऑफ द इकोलॉजी कौन कौन सी होती है, टाइप्स हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो, जाति के आधार पर, निवास के आधार पर, जिसको बोलते हैं हैबिटेट, निवास के आधार पर। तीसरा बोलते हैं हम संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। देखिए, जाति के आधार पर कौन सी हो गई, एक जंतु, दूसरा पौधा। ठीक है, जाति के आधार पर हो गई जंतु और पौधा। निवास के स्थान पर देख लीजिए आप, जल, स्थल, ठीक है। अब संगठन के आधार पर देख लें इसको, संगठन के आधार पर देख लें इसको, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के आधार पर आपकी हो गई स्वयं पारिस्थितिकी, सेकेंड हो गई समुदाय, ठीक है। देखिए, निवास के स्थान में जल, स्थल हो सकते और भी देखेंगे। अब देखिए जब आगे संगठन के आधार पर देखिए स्वयं पारिस्थितिकी, यानी कि और इकोलॉजी, और इकोलॉजी क्या होगी आपकी, जब किसी भी क्षेत्र में रहने वाले एक प्राणी अथवा एक व्यक्ति या एक पौधे का उसके वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसी क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्राणी अथवा पौधे या जंतु का अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, समुदाय इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। लिखा नहीं है, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, अब निवास के स्थान पे देख लें हम, निवास में जल के आधार पे देखिए जल कितने प्रकार का, निवास में जल के आधार पर पढ़े, जल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक खारे पानी का जल और दूसरा मीठे पानी का, खारे का और मीठे का।
खारे पानी का जल कहाँ मिलेगा आपको? समुद्र में। समुद्र में मिलेगा। खारे पानी का जल कहाँ मिलेगा आपको? समुद्र में मिलेगा। और मीठे पानी का आपको कहाँ मिलेगा? तालाब, झील, नदी, यहां आपको कैसा मिलेगा? मीठे पानी का जल। कैसा मिलेगा? मीठे पानी का जल। तालाब, नदी, झील, यहां क्या मिलेगा आपको? मीठे पानी का। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा? समुद्र की इकोलॉजी अलग होगी और तालाब की अलग होगी। इसी प्रकार झील की अपनी अलग होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे। स्थल वाली, स्थल के अंदर घास, घास की अलग होगी। मरुस्थल होंगे। सस्य फसल, पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, घास, घास पहले वन। देखिए स्थल पे पढ़ेंगे तो हम फॉरेस्ट इकोलॉजी अलग होगी, ग्रास इकोलॉजी अलग होगी, डेजर्ट अलग होगी और क्रॉप अलग होगी आपकी। यानी कि चारों की चारों इकोलॉजी अपनी अलग होगी, लेकिन जिस किसके अंतर्गत आएगी? स्थल के अंतर्गत, लैंड के अंतर्गत। ठीक है। ये आपकी इकोलॉजी हो गई। अब पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इसको बोलते हैं कई बार परितंत्र भी बोल लेते हैं, कई बार पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं इसको हम। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या है आपका? इकोसिस्टम के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हो जीवन को बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। यानी सबसे ज्यादा क्या है आपके पास? जैव मंडल। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जैव मंडल। जैव मंडल में पहले पढ़ लो, पहले समझ लो। देखिए आपका जलमंडल है, ऊपर यहां आपका वायुमंडल है, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है। और ये आपका क्या है? स्थल मंडल है। ये आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल पे ही आपके प्लांट्स हैं, ये आपके प्लांट्स हो गए, कोई भी जीव है, मनुष्य है। ठीक है।
स्थल मंडल पर ही आपका क्या हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, स्थल मंडल पे ही है। और यहाँ जल है और ये वायुमंडल। अब इन तीनों को मिला दिया जाए, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, इस पे क्या होगा बेटा, क्या होगा, इन तीनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, जैव मंडल। क्या बन जाता है, जैव मंडल। ठीक है, क्या बनता है, यदि हम स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को मिला दिया जाए तो इनसे मिलकर क्या बनता है, जैव मंडल बनता है। ठीक है, अब कोई प्राणी है, चाहे मनुष्य है, कोई जीव है, जंतु है, ठीक है, उसका एक अपना निवास स्थान होता है। निवास स्थान और उसके बाह्य पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, या उसके भौतिक निवास और उसके पर्यावरण के दोनों मिलकर एक प्राकृतिक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि जैव मंडल, देखो जैव मंडल एक तरह से क्या हो गया, उसका वह निवास स्थान हो गया। जैव मंडल और उसके बाह्य पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया या दोनों आपस में मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं हम, किसका निर्माण करते हैं हम, एक प्राकृतिक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मैं इसकी डिटेल में अभी दूसरी एक और डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत इजी है समझने में। देखो, इसको समझने से पहले हमको थोड़ा ये समझ लें हम, एक ऊर्जा का नियम क्या है और भू जैव रासायनिक विकिरण क्या है। ऊर्जा का नियम, देखिए आपने ऊर्जा का नियम पढ़ा होगा आपने, ऊर्जा का फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। चलिए, ऊर्जा का प्रथम नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसको मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से परिवर्तित भी होती है। ठीक है, सेकंड, कोई भी ली गई समस्त ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी ग्रहण की गई समस्त ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा आपकी मुक्त हो जाएगी, यानी जिसको हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है, जिस सेकंड नियम हो गया। एक होता भू जैव रासायनिक विक्रम, यानी कि भू जैव रासायनिक विक्रम होता क्या है। देखिए, वातावरण में क्या होता है, आप पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, मिट्टी के साथ जल और ऊपर सनलाइट। देखिए, मिट्टी में क्या होते हैं, यानी कई छोटे छोटे खनिज होते हैं। कैसे, पहले मुक्त अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। जब वो पानी के साथ मिल जाते हैं, यानी पहले मुक्त अवस्था में होते हैं, चाहे वो कुछ गैसेस भी हो और कुछ मिनरल्स हो, यानी कुछ खनिज हो, पहले मुक्त अवस्था में होते हैं। लेकिन जब वो जल के साथ पौधों की जड़ों से पहुंच के उनके अन्य ऊतकों में पहुंचते हैं, पौधों की जड़ों के द्वारा अन्य उसके ऊतकों में पहुंचते हैं, तो वो फिर क्या होता है, रासायनिक में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, रासायनिक में। ठीक है, तो यानी कि पहले वो जब वो मिनरल्स अलग थे तो क्या थे, वो अजैविक घटक थे। कैसे, अजैविक। लेकिन उन्होंने रासायनिक विक्रम के द्वारा पौधों ने ग्रहण किया तो वो कैसे बन गए, जैविक। वो पौधों को किसने खाया, मनुष्य ने खाया, प्राणी ने खाया। किसने खाया, मनुष्य ने खाया, जंतुओं ने खाए। ठीक है, जब ये मनुष्य और जंतु भी साग सब्जी
और पेड़ पौधों को खा रहे हैं तो क्या हो, जैविक कंपोनेंट से फिर वो भी जैविक में बने। लेकिन अंत में आपने देखा होगा मनुष्य के अपशिष्ट होता है और पेड़ पौधे के अवशेष या जीव जंतु का अवशेष, ये भी क्या होते, जब मर जाते हैं या अपशिष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जमीन पे क्या होता है, कुछ अपघटक पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, जो इसको क्या होते हैं, छोटे छोटे उसमें डिकम्पोज विकसित कर देते हैं। विकसित करने के बाद यानी कि फिर दोबारा से मृदा में मुक्त अवस्था में जा देते हैं। अब जब यानी कि रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जब इसको पुनः उसको मुक्त कर दिया, जब मुक्त कर देते हैं तो मृदा फिर फ्री स्टेट में आ गए। फ्री स्टेट में आने के बाद फिर किस रूप में चेंज हो गए, इसको किस में हो गए, अजैविक कंपोनेंट के रूप में। यानी कि आपने पेड़ पौधों ने कैसे ग्रहण किया था, उनको अजैविक के रूप में पहले अजैविक के रूप में लिया था और पुनः वो बाद में कैसे रूप में चेंज हो गए, अजैविक के रूप में। तो इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, भू जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। कोई भी जैविक अजैविक कंपोनेंट अपने एक प्रक्रम के द्वारा पुनः उसी प्रक्रम में, यानी कि अजैविक कंपोनेंट में एक साइकिल चलती है ना, अजैविक हुआ फिर क्या हुआ, जैविक हुआ और फिर पुनः उसी स्टेट में आ गया। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, भू जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। अब इसी से मैं एक डेफिनेशन बना रहा हूं, ऊर्जा का प्रवाह और भू जैव रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से प्राणी और या कह सकते हैं जैविक घटक और अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहते हैं। यानी ऊर्जा का प्रवाह और भू जैव रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से जैविक और अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा के नियम समझ लो। पहला नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। सेकंड नियम, किसी भी ली गई समस्त ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा परिवर्तित मुक्त हो जाती है अन्य का। ठीक है, सेकंड, भू जैव रासायनिक प्रक्रम क्या होता है, कोई भी अजैविक कंपोनेंट, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी अजैविक घटक विभिन्न प्रक्रम से गुजरता हुआ पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, भू जैव रासायनिक प्रक्रम। ठीक है, अब इसी में भू जैव के चार, या हम दूसरी भी कह सकते हैं, वह प्रक्रम जिसमें जैविक घटक विभिन्न प्रक्रम से गुजरता हुआ पुनः जैविक घटक के रूप में आ जाता है, प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भू जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस होते हैं। अब देखिए, ये पूरा जैव मंडल हो गया। अब इकोसिस्टम क्या हो सकता है, यानी कि देखो, एक डेफिनेशन मैंने नीचे बताई, एक इससे पहले बताई, या एक और डेफिनेशन, भौतिक निवास व अजैविक घटकों के मध्य होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। या भौतिक निवास व अन्य बाह्य वातावरण मिलकर एक इकाई बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम आपका एक तालाब हो सकता है, एक झील हो सकती है, नदी हो सकती है, एक छोटी सी बूंद हो सकती है, वो सब क्या है, एक इकोसिस्टम है। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब हो गया एक निवास स्थान जहां पर उसका अजैविक घटक भी है और जैविक घटक भी है, वो सब क्या है, इकोसिस्टम है। समझ में आ गया? इकोसिस्टम एक निवास स्थान होता है जहां पर उसका एक जैविक घटक भी है और अजैविक घटक भी है, और वे आपस में एक अंतःक्रिया करते हैं।
एज, अब इसकी जो संकल्पना दी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ए जी टांसले के द्वारा। इसकी संकल्पना ए जी टांसले के द्वारा दी गई थी। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इकोसिस्टम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। आपसे एग्जाम में पूछे तो बता देना ए जी टांसले के द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी। और वायुमंडल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? जैव मंडल सबसे बड़ा है, जो कि वायुमंडल, स्थलमंडल और कौन सा मंडल है? जलमंडल। इन तीनों से मिलकर बना है। ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आपको ये मालूम होना चाहिए जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक तो आपको मालूम ही है, वही रहते हैं, लेकिन इसमें जैविक देखिए कौन कौन से होते हैं। जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक हो गए, पहला उत्पादक। उत्पादक, ठीक है। उत्पादक कौन से होते हैं? हमेशा याद रख लो, वो है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो पेड़ पौधों को छोड़कर कोई अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे वो क्या हो जाते हैं? उत्पादक होते हैं। यानी कि वो है पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अब लोग मालूम होता है कि पेड़ पौधे के पास क्या होता है? सनलाइट होती है। ठीक है। और उनकी हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जब ये रिएक्शन करते हैं, अब मैं रिएक्शन भी बता देता हूं आपको। हरे पौधे CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस C6 है H कितने का? 12 24, 12 देखिए, जब CO2 और वाटर, यहां सनलाइट, CO2 और वाटर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। यह ग्लूकोज ही उसका भोजन होता है। इसी को वह ग्रहण करते हैं और इसी का यूज वह अपनी टिश्यू यानी ऊतकों का निर्माण करने में, जिससे उसकी वृद्धि होती है, उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके साथ O2 और H2 समझ आ गई? यानी हरे पौधे ही होते हैं जो उत्पादक के रूप में होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। इसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर, फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। फर्स्ट स्टेज के उपभोक्ता क्या हो गए? यानी कि वे जो हरे पौधों को या साग सब्जियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण कौन करता है? मनुष्य भी करता है और कुछ जीव जंतु भी करते हैं। मनुष्य, हिरण, गाय, छोटे छोटे कीट, वो सब क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेज के। ठीक है। सेकेंड स्टेज देखिए, सेकेंड स्टेज
जो कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हिरन को भेड़िया खा जाता है, कीट को मेढक खा जाता है। थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज में देखिए आप, शेर, चीता, ये सबका थर्ड स्टेज, क्योंकि इनका भोजन कौन है? ठीक है, वे इन जानवरों को खा जाते हैं। शेर, चीता और सांप पिया जाता है। इसके बाद आता है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक वे छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि मनुष्य के अपशिष्ट और पेड़ पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसको मुक्त कर देते हैं, जिससे वे मृदा में मिल जाते हैं, डिकम्पोज करके मृदा में मिला देते हैं। ठीक है, मुक्त करते हुए। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास जो स्टेज प्राप्त होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इतनी ही क्यों प्राप्त होती है? इतनी ही स्टेज क्यों प्राप्त होती है? इसका एक रीजन है। मैंने पहला नियम बताया कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा सनलाइट के रूप में ग्रहण की पौधों ने और ग्लूकोज के रूप में आ गई। ठीक है, और ग्लूकोज हरे पौधों को जब फर्स्ट स्टेज मैंने खाया तो ऊर्जा किनके पास पहुंच गई? इनके पास पहुंची। ठीक है, और जब इनको सेकंड स्टेज ने खाया तो ऊर्जा किनके पास पहुंच गई? सेकंड स्टेज के पास पहुंच गई। जब सेकंड स्टेज वालों को थर्ड स्टेज ने खाया तो ऊर्जा किनके पास पहुंच गई? थर्ड स्टेज के पास पहुंच गई। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रही। ठीक है, अब दूसरा मैंने नियम बता रहा, कोई भी ली गई समस्त ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सेकंड नियम यही था। तो इसका ये रीजन ये था, माना आपके पास, माना यहां पर इसके पास 100% ऊर्जा है। कितनी है? 100% ऊर्जा है। ठीक है, हरे पौधों ने ग्रहण की 100% ऊर्जा, मान के चल रहे हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन जो ग्रहण करने के बाद कुछ उसने अपने भोजन के रूप में ली और कुछ उसने अपनी सांस के रूप में निकाल दी। तो कुछ ऊर्जा कम, कुछ ना कुछ ऊर्जा का लॉस हुआ, तो समस्त ऊर्जा को कार्य में ले नहीं पाया। तो समझ, माना उसने निकाल दी कुछ ऊर्जा, तो माना उसके पास बची 80%। ठीक है, अब इस 80% ऊर्जा को फर्स्ट स्टेज वाले हरे पौधों ने लिया। 80% हरे पौधों से सेकंड स्टेज वालों ने जीव ने लिया। अब इन्होंने भी यही विक्रम, क्योंकि इन्होंने भी सांस ली और कुछ ना कुछ अपने शरीर की वृद्धि या ऊट या टिश्यू की मरम्मत में यूज हुई, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लॉस हुआ। और बची बचाई ऊर्जा जब थर्ड स्टेज वाला खाएगा तो उसके पास पहुंचेगी बची हुई। 80 के बाद 60 रह गई, 60 के बाद 20, 40, 20, इस तरीके से एक थर्ड स्टेज के बाद या फोर्थ स्टेज के बाद, थर्ड फोर्थ के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि अगले उसको ऊर्जा बचती ही नहीं है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या कारण है कि ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 या 3 स्टेज ही बन पाती हैं? इसका रीजन यही है, क्योंकि ऊर्जा जो नेक्स्ट स्टेज पे प्राप्त होती है
वो ना के बराबर प्राप्त होती है, जिसके कारण वह जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो क्या से जीव जिंदा रहेगा। उसको भी तो ऊर्जा चाहिए होगी जिंदा रहने के लिए, तो उसके बाद इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, अब इसके बाद अपने कुछ टॉपिक्स इसके बाद पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में कि इसके पिरामिड कौन से हैं। जब खाद्य श्रृंखला का पिरामिड बनाया जाएगा तो इसका पिरामिड किस प्रकार से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसके पिरामिड किस प्रकार से बनेगा, जनसंख्या के आधार पर या खाद्य के आधार पर या बायोम्स के आधार पर किस तरीके से इसके पिरामिड बनेगा, अलग अलग पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411002258 पर अवश्य मैसेज कर सकते हैं और मैं इस डाउट को क्लियर करूंगा। और यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।